नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी तोष्णीवाल फ्रॉम एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी नवीन उपक्रम की जब स्थापना की जाती है तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो उसमें सबसे पहले अपन ने देखा था कि ऑनरशिप प्रारूप का स्थापना करना, कि किस ऑनरशिप प्रारूप में, चाहे वो एकाकी व्यापार है, पार्टनरशिप है या कंपनी प्रारूप है, तो जिसके भी अंतर्गत स्थापित किया जाएगा उससे संबंधित जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा किया जाएगा। तो उसी क्रम में अब अपन सेकंड देखते हैं कि यदि वो कोई भी जो व्यापार करता है तो उसमें शॉप एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, उससे संबंधित कार्यवाही भी उसे पूरी करनी होगी। तो इसलिए प्रत्येक राज्य में दुकान तथा वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम बना हुआ है। तो प्रत्येक कोई भी नई वाणिज्यिक संस्थान की जब स्थापना की जाती है तो उसमें उसका पंजीयन करवाना आवश्यक होता है। अब इसमें दो शब्द आता है, एक आता है शॉप या दुकान शब्द। तो दुकान से तात्पर्य ऐसे किसी भी परिसर से है जहाँ पर कि व्यापारिक कार्यों को या ग्राहकों को सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है, तो उसको इसमें शामिल किया जाएगा। इसी तरह से दूसरा आता है कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। तो वाणिज्य किसी व्यापारिक या बैंकिंग संस्थान से है, यह इसका आशय किसी भी प्रशासकीय सेवा से है जिसमें नियुक्त व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कार्यालयीय कार्यों से संबंधित कार्य करता है। अब इसका आशय अपन किसी होटल से ले सकते हैं, रेस्टोरेंट से ले सकते हैं, कैफ़े से ले सकते हैं, नाट्यशाला या जनता के मनोरंजन से रिलेटेड कोई भी स्थान इस प्रकार का हो सकता है जिसे कि वाणिज्यिक कार्यों के लिए घोषित किया जा सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ संस्थानों को इस अधिनियम के अंतर्गत वाणिज्यिक संस्थान माना जाता है, जैसे वाणिज्यिक, व्यापारिक या बैंकिंग संस्थान आ गए इसमें। इसी प्रकार से कई ऐसे प्रशासकीय सेवा संस्थान जहाँ पे प्रशासन से संबंधित कार्यालय कार्य किए जा रहे हैं, होटल, रेस्टोरेंट, आवास गृह, भोजनालय, कैफ़े या कोई भी जलपान गृह इस रूप में हो सकता है। नाट्यशाला या जनता के मनोरंजन के लिए कोई भी स्थान हो सकता है। और इसी तरह से कि राज्य सरकार गजट द्वारा अधिसूचना जारी करके किसी भी स्थान को वाणिज्यिक स्थान घोषित कर दे यदि, तो वो इस कैटेगरी में माना जाएगा। अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी सेवाएं देने वाले और वाणिज्यिक वस्तुओं का क्रय विक्रय करने वाले ऐसे जितने भी संस्थान हैं वो इस कैटेगरी में शामिल किए जाएंगे। परंतु वाणिज्यिक और इन सब का वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है, परंतु कुछ को वाणिज्यिक संस्थान नहीं माना जाता है। इसमें जैसे कारखाना अधिनियम से अधीन पंजीकृत कारखाने, तो वो कारखाना अधिनियम के अंतर्गत आएंगे, वो शॉप एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत इंक्लूड नहीं होंगे। इसी तरह से कारखाने के साथ में जो जुड़ी हुई दुकानें, कैंटीन या जिस पे कारखाना अधिनियम लागू होता है तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें इसमें शामिल नहीं होगी। इसी तरह से डॉक्टर्स के द्वारा संचालित जो क्लिनिक, डिस्पेंसरी या दवाखाने जो भी सम्मिलित हैं वो इसमें नहीं सम्मिलित होंगे। इसी तरह से वकीलों के जो ऑफिसेज हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे। इसी प्रकार सार्वजनिक हित के लिए संचालित जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं तथा उनके ऊपर रियायती दर पर जो बस सेवा है वो भी इसमें शामिल नहीं की जाएगी। इसी तरह से कोई भी जो धार्मिक संस्था है तो वो भी इसमें शामिल नहीं की जाएगी। इसका मतलब हो गया कि जो अभी अपन ने वर्णित किए हैं तो उनमें दुकान तथा वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम के अंतर्गत इनका पंजीयन नहीं कराया जाएगा, बल्कि यदि ये कारखाना से संबंधित है तो इनका पंजीयन कारखाना एक्ट के अंतर्गत, और यदि ये किसी अन्य एक्ट से संबंधित है तो उसका उस स्पेसिफिक एक्ट के अंतर्गत इसका पंजीयन करवाया जाएगा। तो ये तो हो गया है कि पंजीयन कौन शॉप, कौन सी सेवाएं हैं या क्रय विक्रय सेंटर्स है वो दुकान तथा वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम के अंतर्गत आता है, तो उनको ही इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाया जाना है। अब है कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या हो,
तो अब इसमें कि प्रत्येक राज्य के जो अधिनियम बना उसके प्रावधानों के अनुरूप अधिनियम इसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। अब राजस्थान राज्य के अंतर्गत इसमें निम्नांकित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। सबसे पहला होगा कि निर्धारित प्रारूप जो कि इस एक्ट में दिया गया है उसमें पूरा विवरण तैयार करके दिया जाएगा। इसमें सेवा योजक का नाम, उस जो इंस्टीट्यूशन है उसके डाक का पता, यदि संस्थान का नाम है तो वो, और जो अन्य बातें जो भी निर्धारित की जाए उसका विवरण दिया जाएगा। फिर है कि एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा को उस शपथ पत्र में उसे अपना संस्थान प्रारंभ होने, दुकान के भवन के संबंध में, संस्थान के कर्मचारियों के संबंध में, संस्था के संबंध में, कोई साझेदार है तो उसके संबंध में, तो उसको शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा और ये स्टाम्प पेपर पर होएगा। तो इस तरह से वो एक नोटरी पब्लिक के द्वारा सत्यापित करके ये प्रस्तुत किया जाएगा। और प्रत्येक सेवा योजक को अपने संस्थान के पंजीयन के लिए जो अपन ने अभी वर्णित देखा कि किन किन चीज़ों का वर्णन किया जाएगा, तो वो वर्णन करके उसे 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। अब इसमें है कि जब ये 30 दिनों के भीतर ये प्रस्तुत किया जाता है तो उसके साथ में जो निर्धारित शुल्क है वो शुल्क भी उसे जमा कराना होगा। और जब वो शुल्क जमा करा के निर्धारित प्रारूप में भर देगा, उसके बाद में जो निरीक्षक है वो उस विवरण की जांच करेगा और इसके केवल उस विवरण की जांच नहीं करेगा बल्कि उसमें जो बातें कही गई है उसकी सत्यता की भी जांच करेगा। और यदि वो संतुष्ट हो जाता है तो संतुष्ट होने पर वह उसका पंजीयन भी करेगा। और उसका निर्धारित विधि से यदि वो एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर में उसका पंजीयन कर देता है तो वो संस्था रजिस्टर्ड हुई मानी जाएगी, उसका एक प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। अब है कि उस प्रमाण पत्र को कोई भी संस्थान उसको प्रदर्शित करेगा और वो पंजीयन की वैधता सामान्य रूप से 1 वर्ष में 31 दिसंबर तक मानी जाती है जिस समय उसका पंजीयन किया गया था उससे। अब है कि जो पंजीयन किया गया है तो परिवर्तन यदि इसके बाद में कोई होता है तो उन परिवर्तनों की सूचना भी प्रस्तुत की जाएगी और वो यदि इस प्रारंभ में है तो 7 दिनों के भीतर वो परिवर्तनों की सूचना दे दी जाएगी और वो भी निर्धारित प्रारूप में सूचना दी जाएगी। तो संस्थान के पंजीयन प्रमाण पत्र में वो आवश्यक संशोधन कर देगा और नया प्रमाण पत्र उसे जारी कर देगा। अब जो प्रमाण पत्र दिया गया है तो उसका जब नवीनीकरण किया जाता है तो नवीनीकरण के लिए भी एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो पहला तो हो गया कि जैसे पहले निर्धारित प्रारूप में प्रपत्र भरा था उसी तरह से एक निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा और उसके लिए आवेदन उस प्रमाण पत्र की जो अवधि है समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक है। और प्रत्येक संस्थान के प्रमाण पत्रधारी सेवा योजक को प्रमाण पत्र के लिए जो एक निश्चित प्रारूप है उसमें वो प्रमाण पत्र देगा और उसमें जो जो बातें वर्णित है उन सबको वो व्यवस्थित रूप से लिख करके उस फॉर्म को वो फुलफिल करके देगा। इसी तरह से है कि उस नवीनीकरण के लिए जो भी शुल्क होगा वो शुल्क उसको जमा कराना होगा और फिर निरीक्षक देखेगा, उसकी सत्यता की जांच करेगा और वो सही है तो वो उसका नवीनीकरण कर देगा और इस तरह से नवीनीकरण का उसे प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। अब निरीक्षक किसी भी संस्थान का जो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र है तो उसको वो 5 वर्ष की अवधि तक के लिए भी नवीनीकरण कर सकता है। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि फर्स्ट स्टेप में तो अपन ने देखा कि कोई भी नवीन इकाई स्थापित की जाती है तो फर्स्ट तो हो गया कि उसके स्वामित्व से संबंधित सारी कार्यवाहियों को पूरा किया जाएगा कि वो किस स्वामित्व में स्थापित करना चाहता है, चाहे वो एकाकी व्यापारी हो, एकाकी उसमें करना चाहता है, चाहे वो साझेदारी
फर्म स्थापित करना चाहता है, चाहे वो कंपनी प्रारूप में स्थापित करना चाहता है, तो उसे ये निश्चित करके करना होगा। फिर है कि वो कौन से कार्य कर रहा है, तो वो यदि दुकान तथा वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम के अंतर्गत आ रहा है तो इस अधिनियम के अंतर्गत उसे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और यदि वो कारखाना अधिनियम या अन्य एक्ट से रिलेटेड है तो उसे जो भी संबंधित एक्ट है उससे संबंधित उसे पंजीयन कराना होगा। और इसी प्रकार से इसके अतिरिक्त भी उसे और कार्य करने होंगे, जैसे वो जब भी ये पंजीयन कराता है तो उसे एक जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम से भी परमिशन लेनी होगी। तो इस तरह से वायु प्रदूषण से रिलेटेड भी उसे एक प्रमाण पत्र जारी करवाना होगा कि वो किसी प्रकार का वो पॉल्यूशन नहीं फैला रहा है। तो इस प्रकार के और भी प्रमाण पत्र उसे प्राप्त करने होंगे यदि वो उससे संबंधित है तो, और इस तरह से वो अपना व्यापार प्रारंभ कर सकता है। धन्यवाद।